बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024 और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे 2016 का पेपर थर्ड वन, ठीक है। और इस पेपर में हम सेक्शन बी के जो है 1 से 11 तक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस, how buffer solutions are prepared and give an applications of buffer solutions। तो स्टूडेंट्स buffer solution भी रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में, applications of buffer solutions भी रिपीट हो चुका है। how buffer solutions are prepared ये नहीं हुआ, तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। तो buffer solutions जो हैं वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि buffer solutions जो हैं वो वीक एसिड्स और वीक बेसिस से मिलकर बनते हैं, ठीक है। वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस से मिलकर बनते हैं। उसके अंदर भी हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। वो क्या ऐड करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि मतलब अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस से नहीं बन सकते बफर सॉल्यूशंस? नहीं, ये नहीं बन सकते, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस से क्यों नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब इसकी वजह ये है कि जब हमने बफर सॉल्यूशन पढ़ा था, उसका एक्शन ऑफ बफर पढ़ा था, ठीक है। हम पिछले पेपर्स में इसको बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अभी अगर मैं आपको इस तरह से इक्वेशन लिख रही हूँ तो ये आपको जो है वो डिफरेंट या अजीब नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं और याद भी कर चुके हैं, ठीक है, बफर एक्शन को, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर आपने ये वीक एसिड डाला हुआ है, ठीक है। ये वीक एसिड है और ये उसका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये भी एसीटेट आइन और सोडियम आइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब होता है क्या कि जब कोई एसिड आएगा ना, जब हम एक्सटर्नली बाहर से एसिड डालेंगे तो हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। तो वो क्या करेगा कि H हाइड्रोजन आइन इन एसीटेट आइंस के साथ मिलके दोबारा से रिवर्स रिएक्शन कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये डबल हेडेड एरो आपको शो कर रहा है कि ये जो है वो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो सिंगल हेडेड एरो आपको शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे जो सॉल्ट डाला है ना वो सारा का सारा आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, पीछे यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और इस रिएक्शन ने वापस पीछे भी नहीं जाना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। तो अब इट मीन्स कि अगर कोई एक्सटर्नली एसिड या बेस एंटर हो जाएगा तो वीक एसिड जो है वो हमारे पास दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट है, फुली मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी प्रेजेंट है और आयनाइज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट है। ज़्यादा तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है तो इस वजह से ये अपने आइंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, लेकिन कुछ आइंस की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और कुछ इस तरह भी प्रेजेंट है। तो इसलिए जब हमारे पास एसिड आएगा तो ये रिवर्स रिएक्शन कर देगा और जब बेस आएगी तो बेस की वजह से ये फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी देख लिया है बफर एक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नुकसान होगा अगर हम यहाँ पर जो है वो एंटर कर दें क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। हम यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं तो उसका क्या नुकसान होता कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो पहली दफ़ा ही पूरा का पूरा जो है अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। और वो रिवर्स वाला उसका सिस्टम ही नहीं था, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है वो सारा का सारा अपनी आइंस में रहना चाहता है और इस फॉर्म में नहीं रहना चाहता, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नली कोई एसिड एंटर हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमने इसमें H2SO4 या HCl कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अब इन हाइड्रोजन आइंस को पिकअप करने के लिए और रिवर्सिबल रिएक्शन तो होगा ही नहीं, मेंटेन होगी ही नहीं pH, तो बफर सोल्यूशन जो है वो बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि वीक एसिड्स और वीक बेसिस ही बफर सॉल्यूशंस बना सकते हैं, ताकि एक्सटर्नली अगर कोई एसिड या बेस एंटर हो जाए तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन को यूटिलाइज करते हुए फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन करके और पीएच को मेंटेन कर लें, ठीक है। इसलिए अब हम कहेंगे कि बफर सॉल्यूशंस कैन बी मेड इन 2 वेज, और उसमें हम क्या लेंगे, वीक एसिड लेंगे और उसके अंदर एक चीज़ डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे। अब कौन सा सॉल्ट डालेंगे, ठीक है, एंड सॉल्ट ऑफ इट का क्या मतलब है, इसी वीक एसिड का, एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर हमने लिया है वीक एसिड एसिटिक एसिड, ठीक है, तो इसका हमने सॉल्ट ऑफ इट बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। पहले हम उसका सॉल्ट बना लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और फिर उसको हम इसके अंदर एंटर कर देंगे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम इसका सॉल्ट बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास सोडियम एसीटेट
ठीक है, और इस सॉल्ट को हम एंटर कर देंगे। तो ये अब वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हमारे पास पूरा एसिडिक बफर बन चुका है और इसकी pH लेस देन 7 होती है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास बेसिक बफर कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी उसी वीक बेस का पहले आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बना लें और इसी वीक बेस के अंदर वो सॉल्ट एंटर कर दें। ठीक है, पहले हम वीक बेस ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अब हम यहाँ साइड पे इसी वीक बेस का जो है वो सॉल्ट बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, ये दोनों वाटर बना लेंगे और आपके पास बन जाएगा सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। अब ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, एंड दिस इज बेसिक बफर एंड इट्स pH इज ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। ठीक है, और अक्सर एक और टर्म पूछी जाती है, व्हाट इज बफर कैपेसिटी, तो उसकी भी आप डेफिनेशन देख लें। द कैपेबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ pH, यानी कितनी एक बफर सॉल्यूशन की कितनी कैपेसिटी है, कितनी उसकी टेंडेंसी है कि जब हम उसके अंदर एसिड या बेस डालेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, वो अपनी pH चेंज नहीं होने देगा। तो जो बफर सॉल्यूशन जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा उसकी बफर कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जो कम रेजिस्ट करेगा उसकी बफर कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आपने केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है आपने? रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया है, मैकेनिज्म्स को स्टडी किया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, तो वही आपने डेफिनेशन में भी लिखना है। ठीक है, बाकी जो सेकेंड पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हम जो है पेपर 2016 के फर्स्ट में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। सिंपल है। ठीक है, यानी आपने स्टडी करनी है, किस किस चीज़ की स्टडी करनी है? रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, मैकेनिज्म्स की, और उनको रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कौन अफेक्ट कर रहा है, यानी टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है या कैटलिस्ट अफेक्ट कर रहा है या वट एवर। ठीक है, एंजाइम्स अफेक्ट कर रहे हैं या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अफेक्ट कर रहा है, उन तमाम फैक्टर्स को जो अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनको स्टडी करना इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इन ग्राम्स इफ इट्स कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इज 0.5 पार्ट्स पर बिलियन पर केजी ऑफ द एयर। अब देखें पार्ट्स पर बिलियन आ गया, आपको एक हिंट मिल गई कि हमने सॉल्यूशंस के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। ठीक है, और उसका फॉर्मूला था पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन या ट्रिलियन का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वो भी ग्राम्स में लेना है आपने, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन, और ये भी ग्राम्स में लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। मिलियन है तो 6 से कर दें, बिलियन है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ट्रिलियन है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिखा गया। अब इसमें देखें क्या क्या चीज़ गिवन है आपको गिवन है 0.5 पार्ट्स पर बिलियन, यानी ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, उसकी अमाउंट कंसंट्रेशन जो एयर में है ओजोन की वो गिवन है, ये तो वैसे है ही कांस्टेंट। ठीक है, आपको मास ऑफ ओजोन फाइंड आउट करना है और मास ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, पर केजी ऑफ द एयर, पर केजी कितना होता है? 1000 ग्राम ऑफ द एयर, तो आपने 1000 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब आपने इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और उसको फिर ये देखें मास ऑफ ओजोन के लिए इसको आपने अरेंज कर लिया बाकी चीज़ों को, और आपके पास आंसर आ गया 5 × 10⁻⁷ ग्राम्स। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। अगर आपका आंसर ठीक नहीं आता या आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो आपने पूछ लेना है। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ अंडरस्टूड कि आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट क्या होता है? ठीक है, लोअरिंग ये होता है डेल्टा पी, और रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है? डेल्टा पी ओवर पी नॉट। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग जो है वो इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट होती है, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या होती है? वो किस तरह से हम उसको करते हैं?
lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute, ठीक है। और अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ठीक है, तो इक्वल का और कांस्टेंट का साइन लग जाता है, ठीक है, और कांस्टेंट आपके पास आ जाता है पी नॉट। अब क्वेश्चन देख लें, आपके पास ये राउट्स लॉ से है ना, ये राउट्स लॉ की डेफिनेशन है ना, तो आप देखें आपसे पूछा गया क्या है, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अब यानी ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये थर्ड जो है वो आपके पास राउट्स लॉ की थर्ड डेरिवेशन है, तो आपने फर्स्ट डेरिवेशन से स्टार्ट करना है और सेकंड डेरिवेशन तक रुक जाना है और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम जो है 2014, 15, 16 के 2 पेपर्स में ऑलरेडी ये राउट्स लॉ को डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपने देखना है कि आपको राउट्स लॉ की फर्स्ट डेफिनेशन पूछी जा रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड या थर्ड, तो यहाँ पर सेकंड पूछी गई है, तो आपने डायरेक्ट सेकंड नहीं लिखनी, फर्स्ट से लेकर उसको डिराइव करते हुए सेकंड तक आना है, ठीक है। इसी तरह अगर थर्ड पूछ ली है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पूरी डिराइव करके आना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, डिराइव द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इंटरनल एनर्जी। अब ये देखें इतनी सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने ये सिंपल से क्वेश्चंस डेफिनेशंस याद ना की हो तो आप प्रॉपर्ली अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेट फंक्शन तो बहुत ही आसान है। क्या होता है स्टेट फंक्शन? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी, सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम डिफाइन करते हैं, डिटर्मिन करते हैं बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी उसकी कौन सी स्टेट है, इनिशियल है, फाइनल है, उस चीज़ से हम उसको देखते हैं। एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच इट वॉज अचीव्ड, यानी अब हम ये नहीं देखते कि अगर टेम्परेचर पहले T1 था तो ये T2 कैसे हुआ, हमने उसको इलेक्ट्रिकली हीट किया या हमने उसको बर्नर पे रखा या व्हाटएवर, ठीक है, या हमने उसको सूरज की रोशनी रख के गर्म किया, तो मतलब वो पाथ को नहीं देख रहा होता, ठीक है। ऐसे फंक्शंस जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे कि किस पाथ से होकर ये चेंज आया है, बल्कि वो देखेंगे कि इनिशियली ये था, अब फाइनल ये पाथ, ये चीज़ हो गई है, तो वो इनिशियल और फाइनल जो है स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उन फंक्शंस को, उन प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शंस हैं। और अब इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर एक सिलेंडर गैस है जिसको हमने सिलेंडर में बंद किया हुआ है, ठीक है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम V1 है, ठीक है, कोई ना कोई टेम्परेचर T1 और प्रेशर P1 है। अब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू T2, ऑब्वियसली बात है उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया है ना, चेंज इन दीज प्रॉपर्टीज़, उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा V से हम इसका वॉल्यूम चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा T से टेम्परेचर चेंज और डेल्टा P से प्रेशर चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो दीज वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है? अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है? जो कि खुद ब खुद होता है, ठीक है, यानी उसको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा रिएक्शंस आ जाते हैं? द रिएक्शंस विच प्रोसीड ऑन देयर ओन एंड डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल एनर्जी टू प्रोसीड आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे कि अगर हम बर्निंग करते हैं, जलने का अमल है, ठीक है, स्टार्ट में हम एक स्पार्क ज़रूर दे देते हैं, लेकिन उसके बाद तो हम छोड़ देते हैं, चीज़ है वो खुद ही जलने शुरू हो जाती है, एयर से ऑक्सीजन लेती है और वो फिर बर्न करती है सारी की सारी, ठीक है। तो वो हमारे एक्सटर्नल, उसको एनर्जी कोई नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, विच प्रोसीड ऑन देयर ओन एंड डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल एनर्जी टू प्रोसीड, ठीक हो गया। और इसके एग्जांपल में आप लिखेंगे इमिशन ऑफ रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खुद ब खुद ही रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं, उनको तो कोई नहीं कहता कि आप रेडिएशंस इमिट करें, ठीक है। बर्निंग ऑफ मीथेन एंड कोल, जब बर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो खुद ब खुद बर्निंग होती ही रहती है, वो स्टॉप ही नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनल एनर्जी। The sum of all kinds of energies of the particles of the system is called internal energy. It is denoted by E. एंड अब देखें जो तमाम एनर्जीज़ ऑफ पार्टिकल्स होती हैं ना इन अ सिस्टम, उन तमाम के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी है। लेकिन इंटरनल एनर्जी को हम एब्सोल्युटली अकेले जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। हाउएवर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड, ठीक है। यानी जो उसके अंदर चेंज आ रहा होता है ना इंटरनल एनर्जी के अंदर, डेल्टा ई, वो फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है।
सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, मतलब फाइनल इसकी स्टेट जो है इंटरनल एनर्जी की माइनस इनिशियल एनर्जी स्टेट, इनिशियल इंटरनल एनर्जी स्टेट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब पिछले पेपर्स में जो है वो इसके अलावा मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो पूछा जा चुका है. ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पूछा जा चुका है. तो अब इस वाले में ये जो है ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. ठीक है, मीन्स के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पीछे नहीं पूछा हुआ, एटोमाइजेशन पूछा था. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अब आपको फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि कोई चीज़ फॉर्म हो रही है. ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट. यानी आपने क्या करना है, विद ऑल द सब्सटेंसेस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, यानी अब जितनी भी यहाँ पर एंथैल्पी जो है चेंज आएगा, एंथैल्पी चेंज आएगा जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रही होगी, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स बन रही होगी. अब एलिमेंट्स वही बात है, एलिमेंट्स में 2 मोल भी हो सकते हैं, हाफ मोल भी हो सकते हैं, 5 मोल भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं. ठीक है, बेसिकली हमने प्रोडक्ट जो है वो 1 मोल ही बनानी है. ठीक है, तो स्टार्ट में जो हम इसके एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स के डिफरेंट मोल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसका ख्याल रखना है. अब यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ स्टेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और दूसरा लिखा हुआ है एक्सप्लेन. एक्सप्लेन भी करनी है. ठीक है, तो एक्सप्लेन में हम यही करेंगे, हम यही बताएंगे कि बेसिकली हम जब फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम प्रोडक्ट के 1 मोल ही रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को उसके रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है वो बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, तो इसकी अगेन डेफिनेशन देख लें, द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स भी कह सकते हैं, दैट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स विद ऑल सब्सटेंसेस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स. एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर की. अब देखें, वाटर का हमने 1 मोल बनाना है ना. ठीक है, अब 1 मोल वाटर बनाने के लिए हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो चाहिए, लेकिन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है और हमें सिर्फ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, एक ऑक्सीजन का एटम चाहिए. ठीक है, इसलिए हम हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेंगे. ठीक है, यानी हमने जो कोफिशिएंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में बैलेंस करने हैं और प्रोडक्ट का जो है वो 1 मोल ही रहना चाहिए. ठीक है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है मोस्टली. ठीक है, नेगेटिव साइन आप लिख देंगे. देन हमारे पास है कि हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बता सकते हैं कि हाउ टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो उसके 3 स्टेप्स हैं कि राइट एलिमेंट्स एज रिएक्टेंट्स इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, यानी 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड जो भी है, जैसे अगर आपने बनाना है बेंजीन. ठीक है, तो आप पता है C6H6 है, ये 1 मोल बनाना है. ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स लिखते हैं रिएक्टेंट्स में. अब इसके एलिमेंट्स हैं 6 यानी कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके एलिमेंट्स आपने लिख दिए. ठीक है, और आपने प्रोडक्ट 1 मोल ही बनानी है. राइट एलिमेंट्स एज रिएक्टेंट्स एंड 1 मोल ऑफ फॉर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट. ठीक है, फिर दूसरा क्या है, शो स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, यानी आपने लिखना है कि गैशियस है, लिक्विड है, कौन सी है, ये भी आपने ज़रूर लिखनी है, क्योंकि थर्मोकेमिकल में स्टेट्स ज़रूरी लिखनी होती हैं. फाइनली आपने बैलेंस करनी है इक्वेशन. ठीक है, ऑल द एटम्स को बैलेंस करना है. रिएक्टेंट्स में बैलेंस कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट्स में आप कुछ नहीं कर सकते. प्रोडक्ट्स में आपको पता है कि 1 मोल ऑफ ये प्रोडक्ट बननी ही बननी है, तो आपने बैलेंस करने हैं एटम्स इन द रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो इसके साथ आप जैसे ये लिख सकते हैं कि अगर हमने सल्फर और ऑक्सीजन से मिलाकर सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाना है, सल्फर सॉलिड में है, ऑक्सीजन गैशियस में है और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड भी गैशियस में है. ठीक है, अब एक सल्फर है तो आपने सल्फर का S एटम लिखा है. अब 3 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए, तो वैसे तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो 3 अब कैसे पता निकालेंगे हम. ठीक है, 3 तो ऑड नंबर है, तो अब जब भी ऑड नंबर बैलेंस करना हो ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा ऐसे करते हैं 3/2. अगर 15 हो तो 15/2, 7 हो तो 7/2, यानी 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है और जितने हमें चाहिए होते हैं एटम्स वो मिल जाते हैं. लेकिन हम इसको काटते नहीं हैं, इसको प्रॉपर इसी तरह लिखते हैं 3/2 O2. ठीक है, तो ये जो है वो प्रॉपर इसको एक्सप्लेन भी हमने कर लिया है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सेकंड लास्ट, बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं और वो रिपीट हो रहा है.
ठीक है, 2016 के फर्स्ट पेपर में। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, जब आपने सीख लिया है तो अब आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, या चैनल पे चले जाएं और वहाँ पर ऑलरेडी सारी जो आपकी थर्मोकेमिस्ट्री की इक्वेशंस हैं उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन है, सोडियम वाटर के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का 9th पार्ट है, 9th पार्ट। ठीक है, बैलेंस द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये हमारे पास जो है इक्वेशन है। फर्स्ट जो है उसका स्टेप है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन। अब ये ON मैंने लिखा है ना, तो आपने पूरा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ठीक है, जब पेपर में लिखेंगे असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन। ठीक है, अब आपको जो असाइन करने आते हैं फ्री स्टेट में, देखें हम ऑलरेडी चीज़ें सीख चुके हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब जो फ्री स्टेट में एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये सोडियम किसी और के साथ नहीं अटैच हुआ हुआ, हाइड्रोजन अपने ही एटम के साथ अटैच हुआ हुआ, किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ अटैच नहीं है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होंगी। बाकियों की हम देख लेंगे कि एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो हाइड्रोजन की कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की +1 होती है और 2 की क्या हो जाएगी +2। तो ये आपस में +2 -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह एक हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, सोडियम की +1 होती है, तो ये सब भी आपस में कैंसिल होके जो है 0 बना देंगे। ठीक है, तो हम इनको लिख लेते हैं। ये सोडियम की 0, 2 हाइड्रोजन्स की +2। ठीक है, और वो बैलेंस हो जाएगी -2 के साथ। हाइड्रोजन की +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो सोडियम की +1 हो जाएगी, और फ्री स्टेट में हाइड्रोजन है उसकी 0 है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पीछे देख लें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज लग रहा है? नहीं, तो ऑक्सीजन का भी -2 है और दूसरे ऑक्सीजन का भी -2 है। ठीक है, हाइड्रोजन का भी +1 है। अब ये देखें, एक हाइड्रोजन का +1 ही है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का +1 है। ठीक है, एक जगह पे तो हाइड्रोजन जो है वो +1 से +1 में ही जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे वो 0 पे भी जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन जो है वो अपनी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक जगह रिटेन कर रहा है और एक जगह चेंज कर रहा है। बाकी सोडियम जो है वो 0 से +1 में जा रहा है, यानी सोडियम की भी चेंज हो रही है और हाइड्रोजन की भी चेंज हो रही है, ऑक्सीजन की चेंज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज। तो सोडियम आप बताएंगे कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, हाइड्रोजन +1 से 0 में भी जा रहा है और +1 से +1 में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम जो एक एलिमेंट होगा जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिटेन भी कर रहा है और फिर चेंज भी कर रहा है, ठीक है, उसको हम 2 टाइम्स लिखते हैं। अच्छा, अब हम इसको 2 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, इस वजह से कि जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है जिसमें के हाइड्रोजन है। ठीक है, और उसकी वजह से ये एक जगह अपनी वो रिटेन भी कर रहा है ऑक्सीजन स्टेट और एक जगह जो है वो चेंज भी कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक दफ़ा और वाटर लिख लें ताकि हम अलग अलग से बता सकें कि जो रिटेन रख रहा है वो ये वाला है और जो चेंज कर रहा है वो ये वाला है। ठीक है, यानी यहाँ से हम इसको एक ही रिएक्टेंट से 2 जगह पे हम एरो मत लगाएं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको 2 दफ़ा लिख रहे हैं। ठीक है, यानी अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे वो जो एलिमेंट है वो एक ही जगह पर है और प्रोडक्ट में वो 2 जगह पर है और एक जगह पे रिटेन रख रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट और एक जगह चेंज कर रहा है, तो हमने इस सिचुएशन को देखते हुए उस रिएक्टेंट को 2 दफ़ा लिख लेना है। ठीक है, स्टेप 3, ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड एंड ऑल्सो राइट इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। ठीक है, अब हमने पूरी दोबारा से इक्वेशन लिखनी है और सब के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगानी, सिर्फ जिनकी चेंज हो रही है उनकी लगानी है। ठीक है, हम कहेंगे ये सोडियम 0 से +1 में जा रहा है, यहाँ पे एरो लगा देंगे और एक वाटर को जो है वो शो कर देंगे। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो +1 से 0 में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दूसरा है ना जो चेंज नहीं हो रहा, उसको हमने कुछ भी नहीं करना, उसको हमने छोड़ देना है। ठीक है, हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब एक हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लिखा +1, उसको ब्रैकेट में लिख के 2 मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर लिख दिया
यानी ब्रिज ड्रॉ कर दिया बिटवीन द एटम्स दैट आर अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन भी लिख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। फिर हमने सेम उसी तक इक्वेशन जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेनी है ऊपर से, जैसे हमने पिछले स्टेप में जहाँ तक की हुई थी। अब इसके इलेक्ट्रॉन लॉस जो हैं वो 1 है और इलेक्ट्रॉन गेन 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इक्वलाइज करने के लिए। ये देखें, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, लेकिन जो हम मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कर रहे हैं वो हम रिएक्टेंट्स के साथ भी करेंगे और प्रोडक्ट्स के साथ भी करेंगे, ठीक है। ये देखें 2 और 2, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये अब हमारे पास हो गई है बैलेंस, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि अगर लास्ट में कोई ऐसा रह गया है। देखें अब कोएफिशिएंट्स जो है वो कहाँ पर आए हैं, सिर्फ सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोएफिशिएंट आया है, ठीक है, बाकी 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ऑलरेडी आया हुआ था कोएफिशिएंट, ठीक है। अब हम देखेंगे सब में जो है वो बराबर हैं हाइड्रोजन और सोडियम 2 हैं, यहाँ पर भी सोडियम 2 हैं, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन 4 हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ पर भी 4 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, मतलब सारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो गई है। अब आप इन ऑक्सीजन वाटर और इसको जो है वो कंबाइन करके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। +2 सोडियम गोज टू फॉर्म 2 NaOH और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसको अलग अलग नहीं लिखना आपने। तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई है। अगर बैलेंस नहीं हुई होती तो हम क्या करते, इंस्पेक्शन मेथड से इसको बैलेंस कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा यहाँ पर भी सोडियम के साथ भी 2 है ना, यस, ये इस तरीके से है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, हाउ डज सैक्रिफिशियल कोरोजन टेक्स प्लेस ऑन डैमेज्ड गैल्वेनाइज्ड शीट। अब होता क्या है कि बहुत जैसे कि हमें पता है आयरन यानी लोहे को जंग लग जाता है आयरन को, तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की, ठीक है। इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पर इसको ना स्क्रैचेस लग जाते हैं, स्क्रैच लग के यहाँ से ये जो है वो टूट जाता है, ठीक है, यहाँ से टूट जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसको हम ठीक है, यानी हमने यहाँ पे ये शो कर दिया कि ये जिंक है, ठीक है, और किसी तरीके से यहाँ पे जो भी स्क्रैचेस लगे हैं, अब यहाँ से जो है ना इस जगह इस वाली पार्ट से ना आयरन भी सामने हो गया, आयरन के ऊपर से कोटिंग हट गई है, ठीक है। और जो है वो हमारे पास ये आयरन था, आयरन के ऊपर से जिंक की कोटिंग जो है वो थोड़ी सी हट गई है, ठीक है, ये जिंक है तो वो हट गई है। तो अब जब एयर के अंदर ऑक्सीजन है तो क्या वो डायरेक्टली आके आयरन को अब ऑक्सीडाइज करके उसको जंग लग जाएगा। तो अब हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर स्क्रैच की वजह से जिंक की कोटिंग हट भी गई है, फिर भी जब ऑक्सीडेशन आएगा तो कंपैरिजन होगा, कंपटीशन होगा, तो जिंक जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि जो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कम होने की वजह से ये चीज़ पता चलती है कि जिंक जो है वो एक्टिव मेटल है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जिसकी वजह से वो स्क्रैचेस के बावजूद जो है वो आयरन को जो है कोरोजन से बचा लेती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल कोरोजन, ठीक है। तो यही चीज़ जो आपने अभी यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया है, इसको वर्ड्स की फॉर्म में आपने कैसे लिखना है। देखें, गैल्वेनाइजेशन को हम सैक्रिफिशियल कोरोजन कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन आर डिप्ड इन मोल्टन जिंक एंड ड्राइड, उनको मोल्टन जिंक में डिप किया जाता है और सुखाया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। और आपके पास जो प्रोसेस है सैक्रिफिशियल कोरोजन का, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर कोई स्क्रैच लग जाए, इफ़ अ स्क्रैच पेनिट्रेट्स द जिंक लेयर के अंदर तक चला जाता है और वहाँ से हमें आयरन की तह नज़र आने लग जाती है, तो फिर भी आयरन इज स्टिल प्रोटेक्टेड बिकॉज जिंक ऑक्सीडाइजेज प्रेफरेंशली, ठीक है। यानी वो बहुत जल्दी, दोनों को अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा जल्दी प्रेफर करता है ऑक्सीडाइज होना जिंक, ठीक है। क्यों है ये? बिकॉज जिंक इज़ अ मोर एक्टिव मेटल देन आयरन। अब ये पता कैसे चला कि कौन एक्टिव है और कौन लेस एक्टिव है और कौन मोर एक्टिव है? उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स की वजह से पता चला, ठीक है। एज द रिडक्शन पोटेंशियल्स शोज दैट द ऑक्सीडेशन अकर्स एट जिंक डिजॉल्विंग इट रादर देन आयरन,
यानी अब वो कह रहे हैं कि ये पता चलता है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ देख के ये पता चलता है कि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है ना, तो वो ऑक्सीडाइज करता है, तो वो जिंक ऑक्सीडाइजेशन शो करेगा और डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द आयरन। तो इसको हम सैक्रिफिशियल कोटिंग भी कहते हैं। जिंक एक्ट्स एज अ सैक्रिफिशियल कोटिंग ऑन द आयरन एंड ऑल्सो नोन एज सैक्रिफिशियल कोरोजन। ठीक हो गया। और इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये आपके पास आयरन है, आयरन की रिडक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है, जिंक की रिडक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है, और दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, ठीक है। तो आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल हाई है और तो इस वजह से वो रिडक्शन शो करेगा, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो ऑक्सीडेशन शो करेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सेक्शन बी को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। टोटल 19 क्वेश्चन जो है वो हम इसके बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हमने लिखना कैसे है वो भी देख चुके हैं। तो अब हमने इसकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ताकि सेम यही क्वेश्चन जब रिपीट होकर हमारे फाइनल एग्जाम्स में आ जाएंगे तो हमारे फुल मार्क्स आ सकेंगे। ओके, थैंक यू।